नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे ये ला की 10वीं क्लास है और इसमें मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 80 बताने जा रहा हूं। इसमें आपका जो है वो दुर्घटना से संबंधी बचाव अवेलेबल है। और हाँ, मेरे क्लास में हूँ और एक छात्र जो है सामने आना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, है ना। ये आपके लाला सिंह हैं और यहीं पे आपके हॉस्टल में रहते हैं ये। और अभी इन्होंने जो है, आप ला फर्स्ट ईयर में है ना, और अभी से आप जो है वो सिविल जज एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। तो इनका उत्साह देख करके खुशी होती है कि ये प्रयास करना चाहते हैं। और सिविल जज एडीपीओ की तैयारी जो है वो 1-2 दिन में नहीं हो जाती है, 2-4 महीने में नहीं हो जाती है, क्योंकि ये ला का है। और जब तक हमारे ला के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते हैं, तब तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो ला कॉन्सेप्ट पर निर्भर करते हैं। अगर ला का कॉन्सेप्ट आपका ठीक है तो आप उस क्वेश्चन को बन जाएगा आपसे। यदि आपका ला कॉन्सेप्ट जो है वो सही नहीं है तो आप जो है वो कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी पढ़ाई कर लें, आपसे वो नहीं बनेगा। तो ऐसे उत्साही बच्चों को देख करके बहुत खुशी होती है। कहाँ से ला काले से कर रहे हैं आप? जी सर, है ना, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं अभी, है ना जी। और क्या पढ़ा रहे हैं अभी हम? आईपीसी पढ़ा रहे हैं ना। तो आईपीसी इन्होंने पढ़ा है। थोड़ा सा ये जरूर दिक्कत होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ला नहीं पढ़े हैं, तो जब पहली बार ला पढ़ते हैं तो हमको कठिन लगता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो है सरल से सरल भाषा में उसको समझाएं। चलिए ठीक है, बैठिए आप, है ना। इस तरह से उत्साह बनाए रखिए, सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमने क्या ले रखा है? आईपीसी 1860 का टॉपिक है आपका, 80 सेक्शन है और शीर्षक है आपका दुर्घटना। तो ये हम अध्याय 4 में जो समान अपवाद दिए गए हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद या बचाव जो है वो धारा 80 अवेलेबल करवाती है। तो धारा 80, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी धारा 80 पे क्वेश्चन आए वो हमसे जो है वो बन जाएं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि दुर्घटना संबंधी बचाव जो है वो आईपीसी की किस धारा में आता है। तो धारा कौन सी है आपकी? 80, धारा 80 में आता है ये। और ये पूर्ण बचाव है। यदि अभियुक्त पक्ष जो ये साबित कर देता है कि वो धारा 80 के अंतर्गत बचाव का हकदार है, तो पूरी तरह से उसका जो काम आपराधिक काम है वो जो है उसको उससे माफ़ी मिल जाती है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि धारा 80 क्या है। तो धारा 80 में जो लिखा गया है, यदि हम उसका गहनता से अध्ययन करते हैं तो कुछ शर्तें निकल करके आती हैं कि यदि वो कंडीशन या शर्तें पूरी होती हैं तो अभियुक्त को जो है वो धारा 80 का बचाव मिल जाता है। और उसका कार्य जो, अगर बचाव नहीं मिलता तो अपराध होता, तो अगर बचाव मिल जाता है तो उसका कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अपराध होता है यद्यपि, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। चलिए हम चलते हैं। तो कौन कौन सी शर्तें हैं, ये शर्तें आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि दुर्घटना के अपवाद को लागू करने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। और MPPS आपका जो सिविल जज है, तो मेंस में भी आपका जो है वो सेक्शन 80 से क्वेश्चन बनता है आपका। तो उसमें भी हम लिख सकते हैं। यदि हम इतनी चीज़ें समझ लें तो हम आराम से जो है वो बिना कोई रटे हुए और अच्छा एक आंसर जो है हम लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो शर्तें कौन कौन सी हैं? तो चलिए, पहली शर्त है आपकी कि कोई बात की गई हो, कोई बात की गई हो जो अपराध की श्रेणी में आती हो। जैसे कि कोई, हमने किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु कर दी, तो मृत्यु तो हुई, यहाँ पे तो हमने कोई बात की, और किसी की मृत्यु कर देना जो है वो क्या है? एक आपराधिक कार्य है। तो कोई बात हो जो आपराधिक कार्य हो, और ऐसी बात या आपराधिक कार्य कैसे हुआ हो? कैसे हुआ हो? दुर्घटना या दुर्भाग्य से। कैसे हुआ हो? दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ हो। और यदि दुर्घटना दुर्भाग्य से नहीं है तो बचाव में अवेलेबल नहीं होगा। और दुर्घटना कब होती है? दुर्घटना जो है वो आकस्मिक होती है। माने कि एक समान व्यक्ति जो है वो
ऐसी चीज़ों की कल्पना नहीं करता है और वो दुर्भाग्य से ऐसी घटना जो है वो घट जाती है। चलिए हम दूसरा शर्त ले रहे हैं। दूसरी शर्त आपकी है आपराधिक आशय या ज्ञान का अभाव। तो जो कोई भी बात जो हम कर रहे हैं, कोई भी बात जो अभियुक्त कर रहा है, तो उसमें उसका जो है वो क्रिमिनल इंटेंशन या उसकी नॉलेज, ज्ञान जो है वो ये नहीं होनी चाहिए। यदि उसकी अपराध करने की भावना है उसमें, तो वो दुर्घटना के बचाव में नहीं आएगी। फिर तीसरा हम देखते हैं कि विधिपूर्ण साधनों द्वारा, तो जो हमारे साधन हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसमें जो हमारे साधन हैं वो जो है वो विधिपूर्ण होने चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारा कार्य करने का तरीका है, रीति है, ये भी जो है वो कानूनी होनी चाहिए, विधिपूर्ण होनी चाहिए। और हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो विधिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दें कि जब धारा 80 को व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है, तो ऐसे मामलों में भी धारा 80 का बचाव अवेलेबल किया गया है जहाँ पे साधन जो है विधिपूर्ण नहीं थे, जहाँ पे साधन विधिपूर्ण नहीं थे, तो वहाँ पर भी धारा 80 को जो है बचाव के रूप में अवेलेबल किया गया है। ये अभी हम आगे चल कर के बताएंगे। कुछ इस तरह के दृष्टांत मिलते हैं जिसमें जो है वो अवैध कामों में भी, जहाँ पे कार्य जो है विधिपूर्ण नहीं था, तब भी जो है वो धारा 80 का बचाव जो है वो प्रदान किया गया है, अवेलेबल किया गया है। तो चलिए तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है आपकी, वो है पर्याप्त सतर्कता और सावधानी। तो जो भी बात की जा रही है तो उसमें जो है सतर्कता जरूरी है, और सतर्कता ही नहीं बल्कि सावधानी जरूरी है। अगर हमने सावधानी या सतर्कता नहीं बरती है तो फिर हमको धारा 80 का बचाव जो है वो नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो धारा 80 का बचाव प्राप्त करने के लिए ये 4 शर्तें आवश्यक हैं। चलिए एक बार फिर दोहरा दें हम कि कोई आपराधिक बात की गई हो जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई हो। दूसरा है आपका आपराधिक आशय या ज्ञान का जो है वो अभाव हो, माने इसमें कोई आपराधिक आशय या ज्ञान जैसी बात नहीं होनी चाहिए। तीसरा है जो विधिपूर्ण कार्य किया गया हो, विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया गया हो, और जो कार्य करने का तरीका है वो भी जो है वो विधिपूर्ण हो। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया हमने कि जो बात की जा रही है उसमें जो है पर्याप्त सतर्कता और सावधानी जो है वो अपनाई गई हो। अगर सावधानी का अभाव है तो धारा 80 का बचाव जो है अवेलेबल नहीं होगा। चलिए अब इस तरह क्वेश्चन आता है। अब होता क्या है इसमें कि बहुत सारे आपके दृष्टांत मिलते हैं, बहुत सारे निर्णय मिलते हैं, उसमें कुछ घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं को भी जो है वो आपके सिविल जज या एडीपीओ के एग्जाम में जो है क्वेश्चन के रूप में रखा जाता है और आपसे जो है वो आंसर उसका पूछा जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो है वो जनरली करते क्या हैं, बैरेक्ट से पढ़ते हैं। तो बैरेक्ट में जो है धारा ये 3-4 लाइन की धारा है, ये उसमें कोई नहीं समझाया है। दृष्टांत जरूर उसमें दिया गया है जो एग्जाम में आता है, लेकिन जो अभी 6 मई को सिविल जज का पेपर हुआ है तो उसमें अब बैरेक्ट के बाहर जो है क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो किसी निर्णय पर आधारित हैं, तो वो भी एग्जाम में आते हैं। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं, रूलिंग है आपकी जो आपके सुप्रीम कोर्ट की है, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि हमको केवल बैरेक्ट से नहीं पढ़ना है, बल्कि हम कोई टेक्स्ट बुक लें, जैसे कि एक सूर्यनारायण मिश्रा जी की भी है, या कोई अन्य टेक्स्ट बुक आप देखें कि उसमें पर्याप्त मात्रा में दृष्टांत दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, क्या सेक्शन की जो आपका बैरेक्ट है उसकी पर्याप्त रूप से व्याख्या की गई है। तो ऐसी किताब को लेकर के पढ़ें, तभी आप जो है वो सफल हो पाएंगे। तो चलिए हमने ये बता दिया, आपको क्या बता दिया कि धारा 80 में दुर्घटना है, ये पूर्ण बचाव है, शर्तें आपकी ये हैं कि ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आया है, कई बार आया है ये। तो धारा 80 में जो है वो स्वयं एक दृष्टांत दिया गया है। तो वो दृष्टांत क्या है, तो इसमें एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी से जो है वो लकड़ी काट रहा है। क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। और क्या होता है कि इत्तेफाक से क्या होता है कि कुल्हाड़ी का जो फल होता है ऊपर लोहे वाला, वो हत्थे से निकल करके और पास में ही खड़े एक व्यक्ति को जो है वो लगता है, और उससे उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब क्या ये बात अपराध है? तो इस दृष्टांत में कहा गया है कि ये बात अपराध नहीं है, क्योंकि
उस व्यक्ति द्वारा जो है वो पर्याप्त सतर्कता और सावधानी बरती गई थी। यदि उसके द्वारा पर्याप्त सतर्कता सावधानी नहीं बरती जाती तब ये अपराध होता, लेकिन चूंकि उसके द्वारा पर्याप्त सतर्कता और सावधानी बरती गई तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये कई बार क्वेश्चन में आया है आपका, है ना। हमने इसको सांकेतिक रूप से लिखा है। आप क्या करें, दृष्टांत को बहुत एक दो बार पढ़ सकते हैं और उसकी कहानी बना सकते हैं। उस कहानी को अपने दिमाग में रख लें और उसका आंसर क्या हो रहा है उसके पीछे एक लॉजिक होती है। उस लॉजिक को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो निसंदेह रूप से दृष्टांत पर आधारित आपके सभी क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे और हमको दृष्टांत को जो है वो रटना भी नहीं पड़ेगा। फिर कुछ दृष्टांत हमने और ले रखे हैं, जैसे कि ये दृष्टांत है, महत्वपूर्ण दृष्टांत है, आपके एग्जाम में आया है। तो इसमें दो व्यक्ति हैं जो शिकारी हैं और जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। किसको किसका शिकार करना चाहते हैं, ये सुअर का, है ना, जंगली सुअर है, उसका ये शिकार करने जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेकर के ये जो है वो शिकार का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी क्या होता है कि एक स्थान से जो है वो ससाहट महसूस होती है, खड़खड़ाहट होती है और जो शिकारी बैठा हुआ था तो वो ये समझता है कि लगता है जो है वो जंगली सुअर वहाँ पे है और वो क्या करता है, गोली चलाता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे सुअर नहीं होता है बल्कि जो उसका साथी होता है उसको जो है वो दुर्घटना दुर्भाग्य से गोली लग जाती है और उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो धारा 80 का बचाव अवेलेबल दिया गया, क्योंकि जो मृत्यु होना, जो घटना हुई मृत्यु के रूप में, वो क्या थी, आकस्मिक थी, है ना, आकस्मिक थी, इसलिए जो है वो कोई अपराध नहीं है। चलिए हम और दृष्टांत लेते हैं, जैसे कि एक दृष्टांत आपके ये बुक में ही मिलता है, कोई मामले का नहीं है। हमारे जो लाभ विशेषज्ञ हैं, लाभ विद्वान हैं, उन्होंने दृष्टांत दिया है ये। तो आप पर्याप्त चेतावनी देते हुए, है ना, आप नाम का व्यक्ति जो है वो पर्याप्त चेतावनी देता है और छत से क्या करता है, बर्फ़ की सिल्ली नीचे फेंकता है ना, मैंने चेतावनी दे रहा है वो कि भाई कोई बीच में नीचे मत आना, मैं बर्फ़ की सिल्ली फेंक रहा हूँ नीचे। और इत्तेफाक से क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक राहगीर है जो इत्तेफाक से वहाँ पे आ जाता है और बर्फ़ की सिल्ली उसके सिर पर लगती है, जिससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या यहाँ पे का काम जो है वो, आ का काम जो है वो आपराधिक है कि नहीं है, अपराध है कि नहीं है? तो यहाँ पे अपराध नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा चेतावनी दिया जाना ये साबित करता है कि उसके द्वारा जो है वो पर्याप्त सतर्कता और सावधानी जो है वो बरती गई। तो ये दृष्टांत भी आ जाता है एग्जाम में, तो इसमें आप कोई अपराध नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक शिक्षक है जो विद्यार्थी तो गड़बड़ी करते रहते हैं, हमारे विद्यार्थी भी गड़बड़ी करते हैं, है ना, उनको हम डांटते डपटते रहते हैं। मानने का कारण नहीं है, लेकिन कभी कभी मानने की इच्छा होती है तो मार भी देते हैं, ज़्यादा हम करते हैं। तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को सुधारने के लिए जो है वो उसको कुछ सजाएं देता है, लेकिन पूर्ण सतर्कता के साथ कि उसको कोई चोट ना लगे, और इसी दौरान जो है वो विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको एक दुर्घटना माना गया, ये आकस्मिक थी है, और शिक्षक का काम जो है वो आपराधिक नहीं माना गया, उसको धारा 80 का बचाव अवेलेबल है। फिर हम और चलते हैं, चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये भी दृष्टांत आपके एग्जाम में आया है कि एक भरी हुई बंदूक उठाता है और खेल खेल में मित्र पर तान देता है। तो होता है ये, हंसी मजाक बहुत होते हैं, हंसी मजाक में कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये हंसी मजाक चल रहा था, तो आज जो है एक भरी हुई बंदूक, तो अभी थोड़ा सा मोबाइल फिर से बंद हो गया था, पता नहीं क्यों। और जीके क्लास में बंद नहीं होता है, लेकिन लागी क्लास पढ़ाता हूँ तो मोबाइल भी ये बीच में ऑफ हो जाता है। तो चलिए हम ये बता रहे थे आपको, ये दृष्टांत पे क्वेश्चन आते हैं। एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है कि एक भरी हुई बंदूक उठाता है और खेल खेल में मित्र पर तान देता है। क्या करता है, जो है वो एक भरी हुई बंदूक, जो लोड बंदूक है, उसको उठाता है और खेल खेल में मित्र पर जो है वो तान देता है। और यहाँ पे गोली लगने से जो है वो अचानक टैगर दब जाता है और गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे मृत्यु आकस्मिक नहीं थी, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है वो इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि बंदूक खाली है या भरी हुई है। उसने इस बात का चेक नहीं किया कि बंदूक खाली है या भरी हुई है, इसलिए क्या किया, उसने पर्याप्त सावधानी और सतर्कता नहीं बरती, माने इस शर्त का जो है वो अभाव था, तो इसलिए जो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा डाउट होता है हमको, सभी को डाउट होता है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें कार जो है वो अवैध था और उस अवैध कार के परिणाम स्वरूप दुर्घटना होती है और धारा 80 का बचाव जो है वो अवेलेबल कराया गया है। तो
ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो हमको मुख्य रूप से इस दृष्टांत को ध्यान में रखना है कि कौन से दृष्टांत में क्या बात कही गई है, क्योंकि हमको उससे अलग आंसर देने का प्रयास नहीं करना है। यदि कोई क्वेश्चन इस तरह का है जो किसी दृष्टांत पे आधारित है, तो उस दृष्टांत का जो अंतिम निष्कर्ष क्या है, उस दृष्टांत का अंतिम में क्या कहा गया है, बात अपराध है कि नहीं है, इस बात का हमको ध्यान रखते हुए आंसर देना है। उसमें हमको अपनी बुद्धि का जो है प्रयोग नहीं करना है कि दृष्टांत हूबहू दृष्टांत है और कोई उसमें फैक्ट जो है वो चेंज नहीं किए गए हैं। तो चलिए ऐसे मामले देखते हैं, जैसे कि इसमें देखिए कि एक व्यक्ति चोरी करने के लिए, है ना, दूसरे के पॉकेट में, व्यक्ति के पॉकेट में जो है वो हाथ डालता है, और इत्तेफाक क्या होता है कि पॉकेट में जो है वो भरी हुई रिवॉल्वर रखी हुई था वो, और जब वो हाथ डालता है उसको टटोलता है। टटोलने में क्या होता है कि उसी दौरान जो है वो अनजाने में जो है वो टैगर दब जाता है और रिवॉल्वर चल जाती है, और उस व्यक्ति की, जिसके जेब में पॉकेट में उसने हाथ डाला था, उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो घटना आकस्मिक मानी गई, और इसका जो है बचाव जो है वो जो अवेलेबल कराया जाएगा, इस तरह दृष्टांत में कहा गया है। तो आपका अगर ये दृष्टांत आता है तो आपको भी जो है बचाव के रूप में बचाव देना है। आपको ये तर्क नहीं करना कि ये जो चोरी वाला काम जो है वो ये अवैध है। इसी प्रकार से कुछ दृष्टांत ऐसे ही मिलते हैं कि जैसे जहाँ पे कार दुर्घटना से हुआ है, लेकिन जो बंदूक है वो गैर लाइसेंसी है ना, तो यहाँ पे भी न्यायालय ने कहा कि उसका कार अपराध नहीं है। हाँ, आर्म्स एक्ट के अधीन जो है वो उसका कार, आर्म्स एक्ट के अधीन उसका कार अपराध होगा, और उस धारा में उसका जो है वो विचारण किया जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे कि कुश्ती में अक्सर होता है कि कुश्ती में जो है वो किसी गिर जाने से चोट लग जाती है, तो इस तरह की चीज़ों में जो है वो धारा 80 का बचाव अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सहमति भी होती है कि कुश्ती में इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, तो यहाँ पे जो है धारा 80 का बचाव अवेलेबल कराया गया। फिर हम और आगे चलते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि बंदूक वाला ही केस है इसमें, लेकिन थोड़ा सा घटना इसमें चेंज हो गई है। तो जो है वो बंदूक लेकर चलता है और एक पार्टी में जाता है वहाँ पे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के दौरान क्या करता है, बंदूक जो एक सुरक्षित स्थान में जो है वो रख देता है, और बंदूक उसकी खाली थी, खाली बंदूक रख देता है, उसको मालूम है कि बंदूक खाली है। इत्तेफाक से कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पे आता है और वो बंदूक जो है वो कुछ समय के लिए ले जाता है और फिर वहाँ पे आके रख जाता है। और होता क्या है कि जो व्यक्ति बंदूक ले जाता है वहाँ से, वो क्या करता है, बंदूक को लोड कर देता है, मतलब बंदूक अभी तक खाली थी, लोड कर देता। अब जो वो व्यक्ति जब खाना खा के आता है तो उसकी जानकारी में था कि बंदूक जो कैसी है, हमारी बंदूक खाली है, क्योंकि हमने खाली बंदूक रखी थी, और उसको जानकारी नहीं थी कोई बंदूक उसकी ले गया है, और इसी दौरान मजाक में जो है बंदूक वो तान देता है और यहाँ पे गोली चल जाती है। तो एक व्यक्ति की जो मित्र पर गोली तानता है उसकी जो है वो क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है धारा 80 का बचाव दिया गया। यहाँ पे उसने बंदूक चेक नहीं की, है ना, तो चेक करना उसके लिए आवश्यक भी नहीं था, क्योंकि उसकी जानकारी में क्या था कि बंदूक जो है हमारी खाली है ना, किसी दूसरे ने नहीं लिया उसको, हमने खाना खा के आए, बंदूक खाली थी और खाली ही होगी अभी, और मजाक उसने जो है वो मित्र पे तान दी, और इत्तेफाक से क्या था कि बंदूक में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के बंदूक को जो है वो उसमें गोली भर गया था। तो यहाँ पे जो है धारा 80 का बचाव मिलेगा। और चलिए हम चलते हैं और देखते हैं, जैसे कि एक योगदायी अपेक्षा, ये हमने टॉर्ट में पढ़ा हुआ, अपकृत विधि में पढ़ा है, तो ये सिविल मामलों में अवेलेबल है, टॉर्ट में अवेलेबल है, लेकिन ये आपका जो है वो उसमें अवेलेबल नहीं है, आपका आपराधिक विधि में जो है वो ये बचाव के रूप में अवेलेबल नहीं है। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि मामला धारा 80 के अधीन आता है, ये साबित करने का भार जो है किस पर होता है, तो ये साबित करने का भार किस पर होता है, अभियुक्त पक्ष पर। किस पर होता है, अभियुक्त पक्ष पर ये साबित करने का भार होता है। तो धारा 80 दुर्घटना, इसमें मोटे मोटे आपके यही क्वेश्चन आते हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि बहुत सारे दृष्टांत हैं इसमें, किताब में बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं, सभी दृष्टांतों को हमने इसमें शामिल नहीं किया गया है, हमने केवल लगभग वही दृष्टांत इसमें शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो एक बार आपका भी फर्ज बनता है कि आप कोई टेक्स्ट बुक ले लें और धारा 80 जब पढ़ें तो हर दृष्टांत को बड़े ध्यान से पढ़ें, और उसमें जो है वो डिसीजन क्या हुआ है, उसका अंत में कंक्लूजन जो है उसका अंत में क्या है, क्योंकि वो दृष्टांत भी जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा,
आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, और निसंदेह रूप से वो इससे लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि मैंने लगभग 8-10 वर्षों बाद जो है वो फिर से ला पढ़ाने का निश्चय किया है कि मैं ला पढ़ाऊँगा। तो मैं वही क्लास शुरू कर दिया हूँ, ऑफलाइन क्लास ही चल रही है, ये बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो यदि आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। और वैसे ये चैनल हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं अभी तो फ़िलहाल ये क्लासें डेली जब भी पढ़ाता हूँ तो क्लासें डाल रहा हूँ। तो कोई निश्चित नहीं है कि कब तक डालूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं डाल ही रहा हूँ। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको अपने एक स्टूडेंट से मिलाया है ना, तो वो अभी मात्र फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेम है ना, अभी सेकंड सेम है ना, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम है। और लेकिन उनकी लगन जो है वो देखते ही बनती है। तो वो अगर अभी से प्रयास कर रहे हैं तो निसंदेह 3 साल का जो LLB कर रहे हैं तो 3 साल में उनका जो है वो ला के मामले में काफ़ी वो आगे निकल जाएंगे। तो उनका सिलेक्शन जो है वो लगभग निश्चित हो जाएगा। तो चलिए विदाई दीजिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, है ना। समय देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।